हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसकी हमने यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट कर रखी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ स्पेशल एजुकेशनल लर्नर्स। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनकी किस किस तरह की आवश्यकताएं होती हैं शिक्षा के बिहाफ पर, ताकि उनको एक इंक्लूसिव स्कूल के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ाया जाए। जब तक हमें उनकी नीड्स आवश्यकताओं के बारे में नहीं ज्ञान होगा, हम उन्हें अच्छे तरीके से जो है वो इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डायग्नोज नहीं किया जा सकता। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक देखेंगे वो है हमारे पास डायमेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि जो विकलांगता है, असमर्थता है, उसके प्रकार जो है वो क्या होते हैं। प्रकार को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिसेबिलिटी होती क्या है। तो अगर हम डिसेबिलिटी को डिफाइन करना चाहें तो हम वन वर्ड में कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने में जब कोई भी पर्सन जो है वो असमर्थ है, एबल नहीं है, तो उसे किस में लिया जाता है, उसे डिसेबिलिटी असमर्थता के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। वो जो असमर्थता है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, हम ये कहें, कुछ भी हो सकती है। वो फिजिकल भी हो सकती है, कोई भी पर्सन फिजिकली जो है किसी भी काम को करने में असमर्थ हो सकता है। सोशल हो सकता है, सोशल भी जो है सामाजिक रूप से भी हम बहुत सारे कामों को करने में अगर कोई असमर्थ है तो भी वो डिसेबिलिटी के अंदर लेके चला जाता है। मेंटल एबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी, हम ये कहें कि मानसिक रूप से भी बहुत सारी हमारे ऐसे गुण होते हैं, ऐसे ट्रेड्स होते हैं जिसके बिहाव पे अगर किसी में अक्षमता आ जाती है तो वो काम नहीं कर पाते, तो मेंटल आ जाता है इसके अंदर। इमोशनल आ सकता है, स्पिरिचुअल आ सकता है, यानी कि अलग अलग हम कहें कि जो हमारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, उन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स जो अलग अलग कहीं पर भी अगर किसी में भी अगर हम ये देखते हैं कि वो काम करने में असक्षम है, तो उसे हम किस में लेके चलते हैं, डिसेबिलिटी के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं। अगर हम इस डिसेबिलिटी को अगर देखते हैं तो डिसेबिलिटी को जब देखा जाता है तो कहीं ना कहीं किसी भी काम को करने में असमर्थ होना, मतलब उसके अंदर कोई कमी होना, तो उसके बिहाफ पर उसे किस में कैटेगराइज कर दिया जाता है, स्पेशल के अंदर कैटेगराइज कर दिया जाता है। इस टर्म को अगर हम मानसिक समानता या मानसिक हम कहें, एक जो गुण होते हैं, एक हमारा जो हम कहें बौद्धिक स्तर होता है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 90 से 100 का एक मानसिक स्तर होता है, उस स्तर को जो है वो क्या किया जाता है, उसे सामान्य के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर उनका बौद्धिक बुद्धि लब्धि स्तर IQ लेवल चेक किया जाता है और ये पाया जाता है कि उनका बुद्धि लब्धि जो है वो 90 से 100 के बीच का है, तो उन्हें जो है वो सामान्य व्यक्ति जो है वो घोषित किया जाता है, वो सामान्य के अंदर कैटेगराइज होते हैं। इसके बिहाफ पर अगर हम ये देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का जो IQ लेवल है वो क्या है, वो 90 या 100 से क्या है, ज्यादा है, अधिक है, जिसके अंदर उसे हम किसमें कैटेगराइज करते हैं, स्पेशल में चलते हैं। उनका हम कहीं IQ लेवल 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, 140 तक जो है वो आ सकता है। तो इन बच्चों को जो है, इन्हें भी या इन व्यक्तियों को भी किसमें लेके चलते हैं, हम स्पेशल के अंदर जो है वो लेके चलते हैं। ये भी अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। सामान्य से किसी भी रूप में अलग हो जाना, वो जो है उसे किसमें ले कैटेगराइज कर देता है, उसे एक्सेप्शन में कैटेगराइज कर दिया जाता है, उसे विशिष्टता के अंदर जो कैटेगराइज कर दिया जाता है। जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन आता है, क्रिएटिव बच्चा आ जाता है, इसके अंदर गिफ्टेड बच्चा आ जाता है, टैलेंटेड बच्चा आ जाता है, टैलेंटेड के साथ साथ हम इसमें एडवांस लर्नर जो है इसको भी हम इसमें कैटेगराइज कर देते हैं कि ये जो है इनके पास क्या होता है, जो एक मानसिक स्तर है, बुद्धि लब्धि जो स्तर है वो सामान्य से क्या है, कुछ ना कुछ ज्यादा होता है, अधिक होता है। तो विशिष्टता के बिहाफ पर ये बच्चे स्पेशल की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। इसी के बिहाफ पे अगर हम इसके अपोजिट उल्टा देखते हैं तो जिनका जो IQ लेवल है, बुद्धि लब्धि स्तर है, 90 से 100 से कम आ जाता है, लेस देन 90 आता है। लेस देन 90 के बिहाफ पर अगर हम लेके चलते हैं, 70 आ गया, 80 आ गया, 50 भी आ जाता है, और 0 से 20 के बीच में भी IQ लेवल जो है वो आ जाता है। उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उन्हें भी कहाँ कैटेगराइज किया जाता है, उन्हें भी स्पेशल के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। विशिष्टता के अंदर हम उसको शामिल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो क्या है, कोई बुद्धि लब्धि जो स्तर है वो एक सामान्य से क्या हो चुका है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, यहाँ पर जो आते हैं वो किसके बिहाफ पर आते हैं, वो मेंटल रिटार्डेड हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेड आ जाते हैं। मेंटल रिटार्डेड के साथ साथ इसके अंदर लर्निंग
डिसेबल आ जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ साथ या लर्निंग डिसेबल के साथ साथ यहाँ पर हम क्या देखते हैं, स्लो लर्नर भी आ जाता है, यानी कि जिनकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, मेंटल जो पावर है, वो कहीं ना कहीं क्या है, एक सामान्य व्यक्ति से क्या है, कम है। तो उन्हें हम कहाँ लेके चलते हैं, उन्हें भी स्पेशल के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी है, वो जो विकलांगता है, जिसे हमने ये कहा कि कोई भी पर्सन जो है जब किसी भी काम को करने में असमर्थ है या वो किसी भी काम को कर नहीं सकता है, तो उसे हम असमर्थता या असमर्थ जो है वो घोषित कर देते हैं, जो कि डिसेबिलिटी के अंदर आता है। तो इसके हम टाइप्स देखते हैं कि डिसेबिलिटी के टाइप्स जो है वो क्या है। टाइप्स कह सकते हैं हम, इन्हें डायमेंशंस भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, असमर्थता के प्रकार। तो असमर्थता के मेजरली जो हैं वो दो प्रकार हैं। एक है हमारे पास फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसे हम शारीरिक असमर्थता कहते हैं, और दूसरी है हमारे पास मेंटल डिसेबिलिटी, जिसे हम मानसिक असमर्थता के लेके चलते हैं। देखिए, फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब शारीरिक असमर्थता, यानी कि अगर कोई भी डिफेक्ट या डैमेज जो है या डिसेबिलिटी किससे रिलेटेड है, बॉडी ऑर्गन से संबंधित है, तो वो कहाँ आएगा, हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा, यानी कि डेफिशिएंसी रिलेटेड टू बॉडी ऑर्गन। जो हमारा शारीरिक हम कहें कोई भी अंग है, उसके अंदर कोई समस्या आ जाती है, तो वो किस में आ जाता है, हमारा दैट इज कमिंग द फिजिकल डिसेबिलिटी। इसी के विपरीत अगर हम मेंटल डिसेबिलिटी को लेकर चलते हैं, तो वो क्या है, दैट इज डेफिशिएंसी इन मेंटल एबिलिटी। जो मानसिक हम कहें समर्थता है या मानसिक हम कहें शक्तियां हैं, पावर हैं, उनके अंदर कोई भी कमी आना, उसके अंदर किसी भी तरह की डैमेज आना, डिफेक्ट्स आना, वो किसके अंदर आएगा, वो हमारा मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर आएगा, जिसमें हम ये कहें कि हमारे मस्तिष्क की वर्किंग जो है वो कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, या उसका हम ये कहें मैकेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से प्रॉपर पर्सन जो है वो बहुत सारा हम कहें कि इनअटेंशन हो जाता है, या अलग अलग एक्टिविटीज जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। फिजिकल डिसेबिलिटी हम ले रहे हैं, हमने ये कहा कि डेफिशिएंसी इन द ऑर्गन्स, डेफिशिएंसी इन द बॉडी ऑर्गन्स की डेफिशिएंसी के बिहाफ पे हम क्या लेते हैं यहाँ पर, कि अगर आप ये देखते हो कि कोई भी डिफेक्ट हो गया है, जैसे बोन्स के अंदर डिफेक्ट्स हो गया है, ज्वाइंट्स के अंदर कोई डिफेक्ट हो गया है, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आ चुका है, मसल्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रह गया है, तो यानी कि कोई भी शरीर का अंग जो है वो असमर्थ हो चुका है किसी भी काम को करने में। देखिए, हम कहीं हम फिजिकल मूवमेंट करते हैं, रेगुलर जितने भी वर्क करते हैं, वो टोटली किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, हमारे शरीर के अंगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके मूवमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। हम ये कहें कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से लेकर बाकी अदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, सभी के सभी की कुछ ना कुछ क्या होती है, वर्किंग होती है, उनका कुछ ना कुछ एक स्पेशल काम होता है। हाथ हैं तो वो इधर उधर हम कहीं काम करने के लिए हेल्प करते हैं, हम पैर हैं हमारे तो इधर उधर मूव करना है उसके लिए हेल्प करते हैं। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो भी हम कहें कि किसी चीज़ को रिसीव करने में, लर्न करने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए जो है वो काम करते हैं। इसी तरह से हमारे जो इनर हम कहें ऑर्गन्स हैं, ये तो हमारे आउटर ऑर्गन्स हुए, इनर ऑर्गन्स हैं, इनर ऑर्गन्स में भी हम क्या देखते हैं, अलग अलग हर किसी की जो है वो वर्किंग होती है, और किसी की भी वर्किंग जो है वो किसी भी बिहाफ पर अगर हम ये देखें कि उसके अंदर डैमेज आ जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, वो हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर हम लेके चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम करते हैं हियरिंग एम्पायरमेंट। सेकंड आती है इसमें विजुअल एम्पायरमेंट,
थर्ड है हमारे इसके अंदर स्पीच एम्पावरमेंट, फोर्थ है हमारा इसके अंदर ऑर्थोपेडिक और लोकोमोटिव एम्पावरमेंट, ये क्या है? दीज आर कैटेगराइज्ड इन द फिजिकल डिसेबिलिटी। सिमिलरली अगर हम मेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर सबसे पहले आता है हमारा मेंटल डिसेबिलिटी ही आ जाता है इसके अंदर, मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी इसके अंदर आता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे हम अधिगम असमर्थता कहते हैं, ये भी आता है इसके अंदर। इसके साथ साथ सेरेब्रल पल्सी, पर मस्तिष्क के घात जिसे बोला जाता है, ये भी इसी के अंदर आता है। और इसके साथ साथ मेंटल डिसेबिलिटी, मल्टीपल लर्निंग एंड सेरेब्रल पल्सी। स्लो लर्नर भी कई बार हम जो है वो इसी के अंदर जो है वो काउंट कर देते हैं, जो कि मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में किसकी बात करी है? टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में फिजिकल डिसेबिलिटी कि डिफेक्ट दैट इज रिलेटेड टू द बॉडी ऑर्गन, उसे क्या है हम फिजिकल डिसेबिलिटी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर? हियरिंग एम्पायरमेंट। हियरिंग एम्पायरमेंट जिसे हम क्या कहते हैं? श्रवण बाधिता। तो श्रवण बाधिता के बिहाफ पर डिग्री, लॉस ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग, सुनने की जो है वो अगर किसी की क्षमता जो है वो कम हो जाती है या जिस डेसिबल तक एक व्यक्ति सुन सकता है उस डेसिबल तक वो व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है या सुनने के लिए उसे किसी भी तरह की हियरिंग एड्स का, एम्पलीफायर का या मशीन का या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ रहा है, तो वो किस में आएगा? हमारा हियरिंग एम्पायरमेंट में आएगा। या मैं ये कहूँ कि एनी डिफेक्ट और डैमेज दैट इज कम इन द हियरिंग मैकेनिज्म दैट इज रिलेटेड टू द आउटर ईयर, इनर ईयर एंड मिडल ईयर। जो हम कहें कि जो हमारा कान है, कान के जो अलग अलग भाग हैं उसका हम कहें बाह्य कान है हमारा, भीतरी कान है हमारा, मध्य कान है, उसमें कहीं पर भी कोई भी समस्या, कोई भी डिफेक्ट जिसकी वजह से कोई भी पर्सन सुनने में क्या हो रहा है? असमर्थ हो रहा है, तो वो किस में कैटेगराइज होगा? वो हमारा हियरिंग एम्पायरमेंट में। और हियरिंग एम्पायरमेंट किस तरह की डिसेबिलिटी है? ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं इसमें विजुअल एम्पायरमेंट। विजुअल जिसे हम कहें दृष्टि बाधिता, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स विजन से रिलेटेड है। किसी का विजन लो है, किसी को दूर का नहीं दिख रहा है, किसी को नजदीक का नहीं दिख रहा है, किसी के अंदर हम क्या देखते हैं? कलर ब्लाइंडनेस हो चुकी है, या हम कहें कोई बिल्कुल ही जो है वो ब्लाइंड है, जो बिल्कुल भी नहीं देख सकता है, तो वो किस में कैटेगराइज होता है? वो हमारा विजुअल एम्पायरमेंट के अंदर जो है हम पढ़ते हैं, या उसके अंदर हम इसे लेके चलते हैं। ये भी हमारे एक अंग से, एक ऑर्गन से संबंधित है, इसलिए इसे भी हम कहाँ लेके चल रहे हैं? इसे भी हम फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीच एम्पायरमेंट। स्पीच एम्पायरमेंट दैट इज टोटली रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, जो हमारी कम्युनिकेशन पावर है, संप्रेषण करने की जो हमारी शक्ति है, जिसके बिहाफ पर हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं, जो हमारा बोलना है, किसी दूसरे व्यक्ति के थॉट्स को सुनकर जो है हम अपने विचारों को जब दूसरे के सामने संप्रेषित कर रहे हैं, तो हमारे पास स्पीच जो है वो क्या है? एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है दूसरे तक अपनी बातचीत पहुंचाने का। तो उसके अंदर अगर उसके मैकेनिज्म में कोई समस्या आ गई है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत बार हमारे सामने एग्जाम्पल आते हैं कि बहुत से बच्चे जो है वो रुक रुक कर बोल रहे हैं, रुक रुक के बोलते हैं, हकला के बोलते हैं, तोतला बोलते हैं, वॉइस उनकी जो है वो क्लियर नहीं है, तो उनका हम कहें जो उनका वोकल कॉर्ड है, जो बोलने का उनका मैकेनिज्म है, उसके अंदर क्या है? कोई ना कोई समस्या आ जाती है, उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है। इसलिए इसको हम कहाँ कैटेगराइज करते हैं? उसे हम स्पीच एम्पायरमेंट में, वाणी असमर्थता के अंदर हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोपेडिक और लोकोमोटर एम्पायरमेंट। ऑर्थोपेडिक जिसे अस्थि बाधिता बोला जाता है, लोकोमोटर जिसे हम गति विषयक असमर्थता जो है वो लेके चलते हैं। ऑर्थोपेडिक या लोकोमोटर जो है ये किससे संबंधित हो गया? हमारे शरीर के अंग हो गए, जैसे पैरों की मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, हाथों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मसल्स के ऊपर कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है, या हमारे कोई भी इनर ऑर्गन जो है उनके अंदर अगर कोई समस्या आ चुकी है, वो प्रॉपरली जो है वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं,
जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा जो वर्किंग है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं, फिजिकल वर्क जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो हम हमारे हाथ से कर रहे हैं, चाहे हम हमारे पैरों से कर रहे हैं, उसके अंदर अगर किसी तरह की डैमेज आ चुकी है या उस काम को करने में कोई भी पर्सन जो है वो असमर्थ है, तो उसे हम कहाँ कैटेगराइज करके चलते हैं, उसे हम ऑर्थोपेडिक या लोकोमोटर एम्पायरमेंट के अंदर लेकर चलते हैं। इसके साथ हमने नेक्स्ट सेकंड टाइप जो हमने लिया वो क्या है, हमारे पास मेंटल डिसेबिलिटी। मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि डेफिशिएंसी विद द मेंटल एबिलिटी। जो मेंटल एबिलिटी है उससे संबंधित जो डिसेबिलिटी है वो किस में आती है, आपकी मेंटल। जो हम कहें हमारी बॉडी का जितना भी वर्किंग है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हर किसी को हम कहें मैसेज देने का, इंस्ट्रक्शंस देने का, डायरेक्शंस देने का काम किसके द्वारा किया जाता है, हमारी बुद्धि के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो उसके अगर हम कहें कि उसकी वर्किंग के अंदर, उसके मैकेनिज्म में कोई भी किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आ जाती है, डैमेज हो जाता है, तो वो कहाँ लेके चला जाता है, वो मेंटल एबिलिटी या मेंटल पावर की डेफिशिएंसी के अंदर हम लेके चलते हैं। जिसमें हमने सबसे पहले लिखा है मल्टीपल मेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि मानसिक रूप से असमर्थ होना। मानसिक रूप से असमर्थ का मतलब क्या हो गया, हम अपने बुद्धि के बिहाव पर जो भी कार्य करते हैं, जिसके अंदर हमारा चाहे पढ़ना है, चाहे हमारा लिखना है, हमारा जो बौद्धिक स्तर है वो अगर अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पा रहा है, हमारे अंदर जो IQ लेवल है वो एक सामान्य जितना IQ लेवल नहीं है, 90-100 से भी कम है, तो वो कहाँ जाएगा, हमारा मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर। और ये रिलेटेड किससे है, हमारी मेंटल पावर से रिलेटेड है, इसलिए हम इसे कहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं, इसे हम मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर लेके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसे बहुबाधिता बोला जाता है। बहुबाधिता के अंदर हम क्या देखेंगे, फिजिकल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट दोनों के दोनों जो है इसके अंदर रहेंगे। जहां व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से भी असमर्थ हो चुका है और शारीरिक रूप से भी क्या है, असमर्थ हो चुका है। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असमर्थता। अधिगम असमर्थता क्या है, हम किसी भी चीज को सुनते हैं, सीखते हैं, किसी चीज का हम ग्रहण करते हैं, चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे हमारे अंदर अलग अलग कौशल्स हों, पढ़ने के, लिखने के कौशल हैं, किसी चीज को करने के कौशल हैं, किसी चीज का स्किल है, उसको अगर हम गेन करने में हमारे साथ समस्या आ रही है, या हमारा हम कहें कि साइकोलॉजिकल जो हमारा टेम्परामेंट है वो चेंज नहीं हो पा रहा है, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, हम अपने आउटकम्स या हम कहें हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज को सीखने में अगर हमें समस्या आ रही है, तो वो किस में आती है, हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आती है। सेरेब्रल पल्सी, सेरेब्रल पल्सी जिसे हम परम मस्तिष्क के घात बोला जाता है। परम मस्तिष्क के घात यानी कि पैरालिसिस अटैक, जिसमें एक किसी भी पर्सन का हाफ माइंड जो है या हाफ बॉडी पार्ट जो है वो वर्किंग करना बिल्कुल बंद कर देता है। और इसी तरह से क्या आता है इसमें, स्लो लर्नर। स्लो लर्नर कौन हो गए, यानी कि जो किसी भी चीज को ग्रहण करने में या किसी चीज को सीखने में क्या है, स्लो है, धीमी गति से किसी चीज को सीख रहे हैं। तो वो धीमी गति से क्यों सीख रहे हैं, यानी कि उनके कोई भी मेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो क्या हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो ये क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी। डेफिशिएंसी रिलेटेड टू बॉडी ऑर्गन कम इन द फिजिकल डिसेबिलिटी, रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटी कम इन द मेंटल डिसेबिलिटी। अब हम इसके देखते हैं कि मेजर कॉजेज जो है वो क्या होते हैं किसी भी डिसेबिलिटी। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, असमर्थता के होने के कारण। तो सबसे पहला कारण हमारे पास आता है इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेकेंड आता है इसके अंदर हेरिडिटरी फैक्टर्स। थर्ड आता है एनवायरमेंटल फैक्टर और फोर्थ आता है इंटरेक्टिव फैक्टर्स। ये क्या है, ये किसी भी डिसेबिलिटी के होने के मेजर जो है कारण है, कॉजेज हैं, जिसकी वजह से कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो आती है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत भिन्नता।
व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि हमारे पास जो ट्रेड्स हैं वो जो है हमारे ट्रेड्स जो हैं वो क्या है, डिफर है। तो इस डिफर होने की वजह से हर बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मैकेनिज्म है वो हर किसी का क्या होता है, अलग अलग होता है। किसी को तो हम कहें, मान लीजिए कोई भी दो बच्चे हैं, दो बच्चों को बीमारी हुई और उस दो बच्चों की बीमारी की वजह से हर किसी की ट्रेट्स जो है वो अलग अलग होने की वजह से एक बच्चे की रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन दूसरे बच्चे की रिकवरी जो है वो जल्दी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसके जो गुण हैं, उसके जो ट्रेट्स हैं वो डिफर हैं। तो ये जो है वो मेजर रीजन हो सकता है किसी के अंदर भी कोई भी डिसेबिलिटी आने का, क्योंकि हम कहें कि कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन जो है वो अगर हमारी बॉडी के साथ होता है तो वो जो है वो मेजर इफेक्ट डाल जाता है हमारी बॉडी के ऊपर, और अगर हमारी प्रॉपरली जो है उसके अंदर रिकवरी नहीं होती है तो रिकवरी ना होने की वजह से हम क्या देखते हैं, कोई भी असमर्थता जो है वो आ सकती है। वो फिजिकल भी हो सकती है और वो मेंटल भी जो है इसके अंदर हो सकती है। सिमिलरली अगर हम इसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कह रहे हैं, तो जो हम कहें जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का ग्रोथ हो रहा है तो हर बॉडी का ग्रोथ जो है वो अलग है, हर किसी की डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग हो रही है। चाहे उसके फिजिकल एस्पेक्ट की डेवलपमेंट हो रही है, उसके इमोशनल हो रहे हैं, उसके मेंटल, हर एस्पेक्ट जो है वो डिफरेंटली डेवलप होते हैं और वो क्या करते हैं, इस चीज का किसी भी असमर्थता का मेजर रीजन हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर यानी कि कोई भी बॉडी जो है, हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे मदर फादर से जो है, जो हमारे पेरेंट्स हैं उससे क्रोमोसोम्स, जीन्स जो है वो एक्वायर करते हैं। जीन्स एक्वायर करते हैं, इसके बिहाफ पे क्या सोचा जाता है कि हमारे अंदर हमारी बॉडी के या हमारे पेरेंट्स के जो हैं वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। और कई बार आपने सुना भी होगा कि ये कहा जाता है कि आप बिल्कुल जो है अपने मदर को रिसेंबल कर रहे हैं, आप अपने फादर को जो है वो रिसेंबल कर रहे हैं, कि आप बिल्कुल ही जो अपने माँ बाप की तरह जो है वो दिखाई देते हैं या आपकी एक्टिविटीज जो है उन्हीं की तरह हैं। तो दैट मीन्स जो उनके अंदर ट्रेट्स हैं, जो उनके अंदर गुण हैं वो हमारे अंदर आ रहे हैं। तो जब गुण हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर जो है उनकी अगर कोई भी जेनेटिकल जो फैक्टर्स हैं, जो कि कोई भी डिजीज हो सकती है, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, तो वो भी दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर जो है वो आ सकता है। तो हम कहें कि किसी भी डिसेबिलिटी के आना का जो हेरिडिटरी है, जेनेटिक जो फैक्टर है, वो मेजर रीजन जो है वो हो सकता है। लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, जो हम मेंटल एस्पेक्ट के बिहाफ पर बात कर रहे थे, वो क्या है, वो एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अगर ये कोई हम ये कहें कि मेंटल इतना नहीं होता, उसके अंदर जेनेटिकल होता है कि जो अगर पेरेंट्स के अंदर वो प्रॉब्लम है तो वो बच्चे के अंदर भी जो है वो आ सकती है, उसकी इशू जो है बच्चे के अंदर भी रह सकता है। नेक्स्ट हम इसमें लेके चल रहे हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। जिस एनवायरनमेंट में हमारा ग्रोथ होता है वो एनवायरनमेंट जो है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है। आपने देखा भी होगा कि हेरिडिटरी जो ग्रोथ है वो क्या है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। जितना इफेक्ट वंशानुक्रम का किसी भी व्यक्ति के विकास के ऊपर रहता है, उतना ही प्रभाव जो है वो पर्यावरणीय कारक का भी जो है वो रहता है। क्योंकि जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, आपके पास हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दो ट्विंस हैं, दो ट्विंस जो हैं वो हुए, एक को रूरल एरिया में रखा गया, एक को अर्बन एरिया में रखा गया, तो उनके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स क्या हो गए, एक दूसरे से डिफर हो गए। तो क्या हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ग्रोथ जो है उनकी बराबर होगी, डेवलपमेंट जो है उनका बराबर होगा? नहीं, उनके डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो हम कहेंगे किसी भी डिजीज के आने के एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो हो सकते हैं। कोई भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, बच्चे के साथ जो है कोई भी हम कहें एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो गया, इसकी वजह से उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई समस्या आ गई। कई बार हम देखते हैं कि कोई भी हमारा जो पीयर ग्रुप है, जिस फ्रेंड सर्कल के साथ हम रह रहे हैं, वहाँ जो है वो बच्चे के साथ एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, या वो इस तरह के एस्पेक्ट उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं जो कि उसे अपनी लाइफ के अंदर जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जो है वो धकेल देता है। और उस नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ जाने की वजह से बच्चे के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी आ जाती है, जिसको आजकल आप देखते हो कि जो यंग जनरेशन हैं उसके अंदर ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो क्यों हो रहा है? उसमें कोई पेरेंट्स उनको नहीं सिखाता, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं होता। वो क्यों होता है? वो एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, क्योंकि उनका जो सोसाइटी है, उनका जो पीयर ग्रुप है वो इस तरह का हो गया कि वो उन्हें नेगेटिव लाइन की ओर जो है वो लेके जाता है, और वो जो है वो किसी भी मेजर डिसेबिलिटी का रीजन जो है उसके अंदर रह सकता है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर? इंटरेक्टिव फैक्टर। इंटरेक्टिव फैक्टर जिसे हम कहें कि अंतःक्रियात्मक कारक जो है वो बोला जाता है। अंतःक्रियात्मक कारक क्या हो गया कि जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है,
हम सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, सोशल एनवायरनमेंट के बाद हमारा जो पेरेंटल एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रोथ है उसको जो है वो इफेक्ट करता है। आप देखिए कि हमारे समाज के अंदर जो है वो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा रहता है, लैंगिक विभेदीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ जितनी प्रायोरिटी एक मेल को दी जाती है उतनी प्रायोरिटी फीमेल को जो है वो नहीं दी जाती। आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे एरिया का, रूरल एरिया या बहुत सारा क्षेत्र जो है वो ऐसा है जहाँ ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उस इन्फीरिटी या उस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बच्चा जो है उनके अंदर क्या है, या किसी भी पर्सन में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो अग्रेसिव बिहेवियर दिखाना शुरू कर देते हैं। और उस अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से हम क्या देखते हैं, उनके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डरनेस आ जाता है। और वो पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डरनेस उनके अंदर आ रहा है वो क्या करता है, सिर्फ उनके पर्सनैलिटी को इफेक्ट नहीं करता, उनके साथ साथ वो चीज़ें उसको कहाँ इफेक्ट कर रही हैं, उसके मेंटल एस्पेक्ट्स को भी जो है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। उसका जो एक ह्यूमन बिहेवियर है वो एक नॉर्मल की तरह जो है वो डेवलप नहीं हो पाता, एग्रेशन दिखाना शुरू कर देता है, हाइपर टेंशन आ जाती है, वो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो अटेंटिव नहीं हो पाता, जो उसके गोल्स हैं वो प्रॉपरली जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। तो उसकी वजह से हम क्या देखते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह की असमर्थता आने के रीज़न हो सकता है। असमर्थता का रीज़न यही नहीं है कि किसी बॉडी का पार्ट अगर नहीं होगा तो ही वो व्यक्ति असमर्थ है, नहीं। आप जो एक ह्यूमन बिहेवियर है उसके जो हम कहें अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, हम कहते हैं कि हम सोशली किस तरह से कहीं पर भी इंटरेक्ट होते हैं, इमोशनली हम किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, मेंटली हम किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, स्पिरिचुअली हमारी जो वर्किंग है वो अच्छे तरीके से हो रही है नहीं हो रही, हर चीज़ जो है एक व्यक्ति का निर्माण करती है। तो उन हर चीज़ों के अंदर जो है ये चीज़ें आती हैं कि कोई भी डिफेक्ट जो है वो हो सकता है। और वो डिफेक्ट जब हमें किसी भी काम को नॉर्मल जो है होने की बजाय नॉर्मल तरीके से नहीं करने देता तो वो कहाँ कैटेगराइज हो जाता है, वो डिसेबिलिटी के अंदर जो है हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मेजर 4 कॉजेज हैं किस चीज़ के, किसी भी असमर्थता के होने के। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो डिसेबिलिटी है, असमर्थता है, वो होती क्या है कि डिसेबल कोई भी पर्सन किसी भी काम को करने में अगर असमर्थ है तो उसे डिसेबल पर्सन कहा जाता है। वो फिजिकली रूप से भी हो सकता है, वो सोशली रूप से भी हो सकता है, वो मेंटली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है। लेकिन मेजरली जो है हम अगर डिसेबिलिटी को लेके चलते हैं तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डरनेस। फिजिकल जहां बॉडी ऑर्गन में डिफेक्ट्स है, मेंटल डिसऑर्डरनेस जहां मेंटल पावर्स या मेंटल एबिलिटी के अंदर डिसऑर्डरनेस जो है वो रहता है। फिर हमने इसके कॉजेज देखे जो कि हमारे पास मेजर 4 कॉजेज हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक कॉज है, हेरिडिटरी फैक्टर एक कॉज है, एनवायरमेंटल फैक्टर और इंटरेक्टिव फैक्टर जो है इस चीज के किसी भी डिसेबिलिटी के होने के कारण जो है वो रह सकता है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो कौन कौन सी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डीपली जो है वो स्टडी करेंगे कि अलग अलग जो डिसेबिलिटी है, चाहे वो हियरिंग है, विजुअल है, लोकोमोटर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसमें वर्किंग होती है।